उसे आप लोगों को निशाना बनाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी जगह उस इंसान को मुझसे छुपा नहीं पाएगी। नहीं महेश बाबू, मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। आप किसकी बात कर रहे हैं? दिन तक सिर्फ एक शख्स पहुंच सकता था इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ एक शख्स। कौन? बॉडी इंस्पेक्टर मान सिंह के साथ? वो भी इतनी रात गए? मगर इंस्पेक्टर मान सिंह यहाँ क्यों आए थे? अब क्या बताऊं, बस यही दिन देखने रह गए थे। मैंने तो पहले ही कहा था कि हेम की उम्र की लड़कियों की इज्जत दूध सी होती है। जरा गलत हाथों में पड़ गई कि हो गई खराब। मगर मेरी सुनता कौन है? कक्की, ये कैसी बातें कर रही हो? होश में तो हो। अभी मेरी बातें बुरी लग रही है, लेकिन कह देती हूँ। अरे हेम की उम्र की लड़कियों का इतनी रात तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं होता। कक्की, तुम गलत समझ रही हो। कुछ जरूरी काम आ गया होगा इसलिए बॉडी निकल गई है, तभी तो उनको आने में इतनी देर हो रही है। अब मुझे समझाने का क्या फायदा है? कल जब सारी दुनिया बात करेगी तो किस किस को समझाओगे? अरे मेरी बात मानो, कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके शादी ब्याह की बात चलाओ, फिर देखना उसके साथ सब ठीक हो जाएगा। कक्की, तुम भी ना कहाँ की बात कहाँ जोड़ती हो। बॉडी कोई बच्ची नहीं है। बच्ची नहीं है इसीलिए तो कह रही हूँ। अरे जोगेन, इन पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं होता। अरे ये तो बस मौके की तलाश में होते हैं। जहाँ दिखी माया वही दिल समाया। कक्की, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। मुझे अपनी बॉडी पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर बॉडी कहीं फंस गई होगी। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मैं क्यों बोलती रहती हूँ। अरे मैं तो तुम लोगों को अपना समझ के कहती हूँ, लेकिन क्या फायदा है? अरे कल कोई हेम पे कीचड़ उछालेगा तो दादा को जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा ना। बहुत जल्द ही हेम को इस घर से बाहर निकाल के रहूंगी मैं, ताकि इस पूरे घर पर सिर्फ मेरा हुक्म चल सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये भाई बहन अलग हो, और इसकी शुरुआत में जोगेन का दिमाग इस्तेमाल करके करूंगी। जोगेन बेटा, अरे मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचो। अब मैं भी तो हेम की खुशियां ही चाहती हूँ ना। अब वो पुरानी बातें अपने दिमाग से निकालेगी नहीं तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेगी? उसके जीवन में जीवन साथी आ जाएगा तो धीरे धीरे उसके दिमाग से रमेश की छवि हट जाएगी और वो घुटना बंद कर देगी। अब तुम ही बताओ, क्या तुम नहीं चाहते कि ऐसा हो? कक्की, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। मगर तुम बॉडी से इस बारे में कोई बात मत करना। मैं मौका देखकर बॉडी को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन मैंने जो कहा उसका ध्यान रखना, ठीक है? चलो मैं माँ काली के दर्शन करके आती हूँ। बहादुर, बहादुर, ये ले बिस्किट। तुम चाहे कितने भी बहाने कर लो, मगर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और ये बात तो तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे ट्रांसफर पेपर का कोई फायदा नहीं। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं डर गया था। लेकिन सर अब मैं अपनी जान पे खेल पे भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा सर। अरे जान पर तो खेल ही चुके हो, बस जान नहीं निकली। लेकिन अब जरा मुझे ये बताओ कि कल कालीघाट पर क्या हुआ था? किसने मारा देवी को? क्या सर देवी मारी गई? जबकि सर देवी ही खंजर लेके उस आदमी पे हमला किया था सर। यार वो आदमी तो हमारे कब्जे में है जिसने तुम्हें ये घाव दिए। साहब उस आदमी ने मुझे घायल नहीं किया, मैं तो देवी के खंजर के वार की वजह से घायल हुआ हूं सर। अब जरा मुझे आप साफ साफ बताएंगे बहादुर जी कि कल रात हुआ क्या? साहब मैं आपको सब कुछ सही सही बताता हूँ। जब मैं कल काली मंदिर पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि वो देवी हाथ में खंजर लिए हुए उस आदमी पे हमला करने वाली ही थी कि मैं उसको बचाने के लिए भागा, और जैसे ही मैं भागा तभी वो खंजर आके सीधे मुझे लग गया।
उसके बाद मैं बेहोश हो गया, और बेहोश होने के बाद क्या हुआ है वो कुछ नहीं याद है साहब मुझे। अरे बेहोश होने के बाद तो अच्छे अच्छों का ब्रह्म ज्ञान गायब हो जाता है, तो फिर तुम क्या चीज हो। खैर मुझे जरा ये बताओ, कल रात वहां देवी के अलावा और कौन औरत? साहब वहाँ पर केवल एक ही औरत थी, और वो थी देवी, जो कि 100 औरतों के बराबर। देखिए मेरा क्या हाल कर दिया। अब जरा अपने खाली खोपड़ी में जोर डालिए बहादुर जी, और मुझे बताइए कि कल वहां कौन कौन था, नहीं तो जो हालत है ना इससे भी बुरी कर दूंगा। साहब मैं पत्नी की कसम खा के कहता हूँ, हम तीनों के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था साहब। हम वहाँ पर बस 3 लोग ही थे, मैं और वो दूसरा आदमी और देवी। इसका मतलब मेरा शक सही था, तुम तीनों के अलावा वहां कोई चौथी भी थी। अब मुझे ही इसका पता लगाना पड़ेगा। बॉडी सुबह से दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? अरे हाँ, कल रात को तुम सो गए थे ना, उसके बाद वो इंस्पेक्टर बाबू आए थे। कौन? इंस्पेक्टर मानसिंह राठौर? हाँ हाँ वही आए थे, तो वो उनके साथ ही चले गए और अभी तक नहीं आए हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक बार में बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? जोगिन मैं बहुत सोच समझ कर आया हूं। मुझे हेम जी से मिलने दो। तुम्हारी बदकिस्मती है बारिन, जब भी तुम यहाँ आते हो बॉडी घर पर ही नहीं होती, और ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि तुम बॉडी से मिलो। क्यों मिलना चाहते हो और दुख देना चाहते हो उन्हें? जोगिन तुम झूठ बोल रहे हो, हेम जी घर पर ही हैं। जोगिन झूठ नहीं बोल रहा। तुमने क्या सबको अपनी तरह समझ कर रखा है कि हर कोई तुम्हारी तरह झूठ बोलेगा? ये मेरा डिसीजन था कि मुझे तुमसे नहीं मिलना है। बॉडी तुम कहाँ चली गई थी? कल रात से कहाँ हो? और इंस्पेक्टर मान वो क्यों आए थे? सब ठीक तो है ना? जोगिन वो कल रात को मैं और इंस्पेक्टर मान शिवाला घाट के लिए निकलने ही वाले थे कि रास्ते में एक हादसा हो गया। उस हादसे के बारे में सोचकर मेरा तो मन कांपने लगा। बॉडी तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जोगिन तुम्हें पता है कि उमाकांत ने क्या किया? क्या किया? उमाकांत ने देवी चौधरानी का खून कर दिया। क्या? हाँ, इतना ही नहीं बल्कि उसने एक कांस्टेबल को जख्मी भी कर दिया। बॉडी ये तुम क्या कह रही हो? देवी चौधरानी का खून, वो भी उमाकांत के हाथ? उमाकांत की देवी चौधरानी से क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उमाकांत ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि उमाकांत तो देवी के इशारों पर नाचता था। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? हाँ मैं जानता हूं, कई बार उमाकांत ने रमेश को देवी के लिए काम करने को कहा, लेकिन बार बार रमेश ने मना कर दिया। फिर उमाकांत ने हम दोनों पर नजर रखनी शुरू कर दी और पल पल की रिपोर्ट देवी तक पहुंचाने लगा। मगर बॉडी ये भी तो हो सकता है कि उमाकांत देवी से नाराज हो और देवी ने उसकी कोई इच्छा पूरी ना की हो, तो उमाकांत ने गुस्से में आकर उसका खून कर दिया हो। नहीं जोगिन, उमाकांत जमीन पर रेंगने वाला वो कीड़ा है जो कभी भी किसी की गर्दन नहीं दबोच सकता, बल्कि कोई भी उसे अपने पैरों तले रौंद सकता है। जरूर उसे फंसाया गया है। तुम सही कह रहे हो बारिन, मगर कौन उमाकांत का इस्तेमाल कर सकता है? उमाकांत को इस्तेमाल करके किसे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है सिवाय तुम्हारे? हिम जी ये आप क्या कह रही हैं? मैं भला उमाकांत को क्यों फंसाऊंगा? आप मुझ पर शक कर रही हैं? मेरे शक करने ना करने से क्या हो सकता है?
जो सच है वो सबके सामने आकर ही रहेगा। नहीं हेम जी, आप यहाँ गलत हैं। भला मैं क्यों उमाकांत को फंसाऊंगा? क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तुम्ही ने तो कहा कि उमाकांत तुम्हारे और रमेश की बातें जानता था। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ दिन पहले तुम देवी से मिले हो और ये बात हम तक पहुंच ना पाए, इसलिए तुमने एक तीर से दो निशाने साध लिए हो। नहीं हेम जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम दोनों ने कभी भी देवी की बात नहीं मानी और इसी बात की सजा तो मिली है मेरे दोस्त को। तुम्हारी इस चिकनी चोपड़ी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसे धोखेबाज के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। हेम जी, आप मुझ पर शक कर रही हैं। एक ना एक दिन आपको पछतावा जरूर होगा। मैं गलत हूं या सही, सिर्फ और सिर्फ मेरा दिल जानता है। और आज मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा है कि नहीं बारिन, तुम गलत नहीं हो। कि आपके दिल में जो मेरे खिलाफ गलत फहमियां हैं वो दूर कर दूं, लेकिन आप तो गलत फहमियों के ढेर लगाई बैठी हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता हेम जी, मैं हार गया। तुमने सुना नहीं? चले जाओ यहां से, जाओ। बॉडी, तुम्हें लगता है कि इसमें बारिन की कोई चाल होगी? मुझे ये तो नहीं पता, मगर मुझे इतना पता है कि उमाकांत की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो देवी चौधरानी से टकराए। और अगर उमाकांत ने ऐसा किया है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई है। हो सकता है कि बारिन ने ना किया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये सब काम सिर्फ और सिर्फ बारिन का ही हो। सब खत्म हो गया कमला, सब खत्म। अब सिर्फ उनका शरीर बाकी है, और उसकी भी अंतिम विदाई के बाद पूरी तरह मुक्त हो जाऊंगा। भले वो मुझसे दूर रहती थी, लेकिन एक एहसास तो था कि मेरी मां मेरे साथ है, मेरे सर पर भी एक छाया है। कोई है इस दुनिया में जो मेरा इंतजार कर रहा है। आज उनके अंतिम संस्कार के साथ सब कुछ मिट्टी हो जाएगा, सब मिट्टी। महेश बाबू, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं हूं ना आपके साथ। नहीं कमला, ये बात नहीं है। जानती हो, मां शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं होता। मां वो होती है जो अपने बच्चे को इस दुनिया में, इस संसार में आने का मौका देती। मां वो होती है जिसके बच्चे को जरा भी तकलीफ होती है तो उसका कलेजा फट पड़ता है, और मैंने उसी मां को सारी जिंदगी सिर्फ तकलीफ पहुंचाई है, सिर्फ तकलीफ। आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में एक ऐसी आग लगी है कमला, जो सिर्फ अब रंगराज के खून से ही शांत होगी। अब मैं उसका काल बनूंगा।
माँ वो होती है जो अपने बच्चे को सीने से लगाकर घूमती है, और मैंने हमेशा उसे अपने से दूर रखा। अब तुम ही बताओगे मैं कैसे खुद को माफ कर पाऊंगा। लेकिन मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती, मेरे साथ। बच्चे ना समझे में अपने माँ बाप से नाराज हो जाते हैं, लेकिन मेरी माँ मुझसे इतना नाराज कैसे हो सकती है? इतना नाराज कि वो मुझसे अब कभी मिलने नहीं आएगी। कभी मुझे नहीं बुलाएंगी, कभी मेरा नाम नहीं लेंगी, कभी मुझसे बात नहीं करेंगी। मेरे हाथ कांप रहे हैं कमला। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकूं। नहीं है हिम्मत। महेश बाबू, मैं भी माँ के अंतिम दर्शन के लिए आपके साथ चलूंगी। नहीं कमला, तुम उन्हें इस हालात में नहीं देख पाओगी। उनके चेहरे पर जो दर्द कैद है वो मुझे बार बार कह रहा है कि मैंने उन्हें क्यों गले नहीं लगा लिया। मुझसे मेरा हक मत छीनिए महेश बाबू, मुझे अपने साथ ले चलिए। नहीं कमला, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, और प्लीज तुम इस बात की इज्जत मत करना। मुझे मेरी माँ के साथ कुछ समय अकेले बिताना है, जहां मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। उनसे कुछ बातें करनी है, उन्हें कुछ बातें बतानी है, उनसे कुछ बातें पूछनी है। कुछ रणनीतियां बनानी है। महेश बाबू, आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में एक ऐसी आग लगी है कमला, जो सिर्फ अब रंगराज के खून से ही शांत होगी। अब मैं उसका काल बनूंगा, उसका काल बनूंगा। अब मैं अपनी मां का बदला लूंगा कमला। महेश बाबू के मन का तूफान अब थमने वाला नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना होगा, हेम जी से मदद लेनी होगी। हाँ, मुझे हेम जी से मिलने जाना होगा।
ये देवी का मर्डर कैसे हो सकता है? और उमाकांत ये कैसे कर सकता है? उमाकांत तो वहां तक सोच भी नहीं सकता। फिर किसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है? क्या बात है अंकुश, तुम इतनी रात को कहां से आ रहे हो? अंकुश, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। तुम इतनी रात को कहां से आ रहे हो? बारिन, मुझसे अभी कोई सवाल मत करो। अंकुश, तुम घबराए हुए क्यों हो? मुझे बताओ। आज कुछ इतना अजीब हुआ है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ये सब अंकुश ने... मुझे इसका पता लगाना होगा। मेरी जिंदगी और मेरे नाम का कोई गलत फायदा उठाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? देवी का मर्डर हो गया है और कल रात तुम गायब थे। हाँ, मुझे पता लगाना ही होगा। बारिन, ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। ये मेरा सामान है। ये मेरा घर है और कौन सा सामान कहाँ रखा है ये जानने का अधिकार है मुझे। तुम मेरे सामान को हाथ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकता? हाँ, क्यों नहीं लगा सकता? मेरे ही घर में रहकर मेरे नाक के नीचे तुम अपराध करोगे और मुझे ये भी जानने का हक नहीं कि मैं एक क्रिमिनल का साथ दे रहा हूं। बारिन, थोड़ा शांति से बात करते हैं। मेरी जिंदगी और मेरे नाम का कोई गलत फायदा उठाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? देवी का मर्डर हो गया है और कल रात तुम गायब थे। उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैंने कब पूछा तुम्हारा हाथ है? हमारे पूछने का तरीका तो वही था। बातों का मतलब निकालने का काम हम वकीलों पर छोड़ दो, वरना दांव पेच में तुम हार जाओगे। मगर ये सब बातें तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं है। एक बार तुम्हारी बातों में आकर मेरा हाथ रंगराज के गिरहबान तक पहुंच गया था और यही बात तुम पर शक करने पर मजबूर करती है। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि रंगराज से मुझे मेरे परिवार का बदला लेना है। पर जब तुमने और हेम जी ने मुझे समझाया, मैं रुक गया था। तुम वाकई में रुक गए हो? मैं जानता हूं कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूं, पर तुम्हें एक बार मेरी बात सुननी चाहिए। ठीक है, एक शर्त पर। पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। क्या जानना चाहते हो तुम? कल रात तुम कहां थे? मगर आपके माँ के कातिलों को सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ कानून का है। हेम जी, मैं सब समझता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता, लेकिन मैं ये बात भी जानता हूँ कि जिस इंसान ने मेरी माँ की जान ली है, उसे आपका कानून कभी पकड़ नहीं पाएगा। और मान लीजिए कि वो पकड़ा भी गया, तो कानून उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या सजा देगा? उम्र कैद। लेकिन मुझसे उसकी सांसें बर्दाश्त नहीं। कानून पर विश्वास रखो, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। सच के सामने आने में भले ही वक्त लगे, लेकिन एक न एक दिन सामने आता जरूर है।